देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरे मामा जो कि एक गांव में रहते हैं और मैं एक शहर में। मगर मेरे मामा का गांव दिल्ली से यहीं कोई 25 किलोमीटर की दूरी पर है। दरअसल गांव में दिलीप की शादी तय हो गई थी, तो मुझे ही उसकी शादी में हिस्सा लेना था। तो मैं उसकी शादी में 5 दिन पहले ही पहुंच चुका था। वहां का पूरा काम मुझे ही संभालना पड़ता था। पूरी रात और पूरे दिन काम में ही बीत जाता। मगर ऐसा नहीं था कि मेरा धंधा मंदा चल रहा था। एक रात मेरे मामा ने मुझे कहा, बेटा सोनू, आज आपको रात में जाकर मिठाई के बॉक्सेस लाने हैं। तो मैंने भी मामा जी से कह दिया, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं और जग्गू भाई आज शाम को निकलते हैं। मामा के गांव का रास्ता दिल्ली के कंटेनमेंट रोड के ऊपर से होकर गुजरता था। हम लोगों को भी रात में उसी सड़क के ऊपर से जाना था। मैं और मेरे मामा के पास रहने वाले जग्गू जी, हम दोनों शाम को निकल पड़े। हमें मिठाई भी वहीं से ही खरीदनी थी, तो हम लोग जल्दी से वहां पर पहुंचे। वहां पर पहुंचकर हमने सामान पैक करवाया और फिर सारा सामान पैक करवाने के बाद मैं और जग्गू जी वहां से निकल पड़े। शाम के लगभग 9:30 बज चुके थे। तब हम लोग उस कंटेनमेंट रोड के ऊपर पहुंचे तो हमें वहीं से कुछ अलग अलग महसूस होने लगा। हमें ऐसा लग रहा था कि कोई भयानक बदबू हमारी नाक में डेरा कर गई हो। मगर हमने उस बदबू को थोड़ी देर तक तो सह लिया, मगर उसके बाद हमें गाड़ी के कांच बंद करने पड़े, क्योंकि वह बदबू अब और भी अपना कहर बरपा रही थी। वह बदबू कुछ अलग ही प्रकार की थी, जिससे हमें उल्टियां होने लगी। मगर हम लोग किसी तरह कार में बैठे हुए आराम से ड्राइव कर रहे थे। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद जग्गू जी एकदम से चिल्लाने लगे। उन्होंने कहा कि देखो, सामने की तरफ कोई नजर आ रहा है। मगर जब मेरी नजर एकदम से सामने गई तो मुझे वहां पर ऐसी कोई भी चीज नहीं दिखी। उस वक्त जग्गू भाई ड्राइव कर रहे थे और मैं उनकी बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था। जग्गू जी ने कहा, मुझे अभी अभी सामने की तरफ सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ कोई इंसान नजर आया। पता नहीं वो क्या था। मैं उनकी बातें सुनकर उनसे बोला, अरे जग्गू जी, यह जरूर आपका कोई वहम होगा। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि लेकिन मैंने उस चीज को अपनी आंखों से देखा था, जो काफी अजीब लग रहा था। मगर मुझे विश्वास हो चुका था कि जरूर ये उनका कोई वहम है। मगर अब इस वक्त जग्गू जी के हाथ और पैर बुरी तरह से कांपने लगे। उस ठंड की रात में भी उनके शरीर से पसीने छूटते हुए मैं अपनी आंखों से देख पा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें किस चीज से इतना डर लग रहा है। फिर मैंने जग्गू भाई को गाड़ी रोकने को कहा। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने गाड़ी रोक दी। फिर मैंने कहा, लगता है आपको आराम करने की बहुत ज़रूरत है, तो अब थोड़ी देर तक आप रेस्ट कीजिए, तब तक गाड़ी को मैं संभाल लूँगा। और यही बोलकर मैंने जग्गू भाई को अपने बगल वाली सीट पर सोने का इशारा किया। मगर तभी हमें ऐसा लगा कि किसी ने जोर से गाड़ी के पीछे वाले फाटक पर पत्थर मारा हो। मैं भागता हुआ पीछे की तरफ गया तो वहां पर कोई भी नहीं था। उस कंटेनमेंट रोड पर ना ही तो मुझे कोई पत्थर नजर आ रहा था और ना ही पत्थर मारने वाला। फिर आखिर यह आवाज किस चीज की थी? मुझे भी इस बात की थोड़ी हैरानी हो रही थी कि आखिर ये आवाज थी तो थी किस चीज की। मगर मुझे लगा शायद थकावट की वजह से मुझे ही कोई वहम हुआ है। और यही सोचकर मैं आगे वाली सीट पर जाकर ड्राइव करने लगा। हम कुछ दूर आ ही थे कि मुझे ऐसा लगा कि गाड़ी के ऊपर कोई हलचल हो रही हो। लेकिन मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ड्राइव करने लगा। तभी मेरी आंखें झपकने लगी और अब मुझे नींद आ रही थी। मगर जग्गू जी पहले ही सोए हुए थे, तो ऐसे में मैं भला कैसे सो सकता था। और यही सोचकर मैं अपने आप को किसी तरह जगाए हुए ड्राइव करता रहा। फिर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद एक हाथ गाड़ी के आगे वाले शीशे पर आकर चिपक गया। वो हाथ बहुत ही लाल था, यानी कि पूरा का पूरा खून से लथपथ था। उस भयानक हाथ को देखकर मेरी भी सांसें ऊपर चढ़ गईं। मुझे भी उस हाथ से डर लगने लगा। ऐसे में गाड़ी को रोकना मेरे लिए गलत हो सकता था, इसीलिए मैं लगातार ड्राइव करता रहा। और तभी गाड़ी के चारों तरफ से खटखटाने की आवाजें आने लगी।
ऐसा लग रहा था कि मानो कोई इंसान अपने हाथ से दरवाजा पीट रहा हो। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा था, लेकिन एक बात जो साफ हो चुकी थी, ये सारा मामला अब भूत प्रेत पर आकर टिक चुका था। मगर मैं उस रोड की सच्चाई के बारे में जानता नहीं था। मैं उस रोड से ज़्यादा गुजरा भी नहीं था, मगर आज मैं पहली बार उस कंटेनमेंट रोड से गुजर रहा था और ऐसे में मेरा सामना हैवानियत से होना मेरे लिए बहुत ही डरावनी बात थी। डर की वजह से अब मेरा दिल दहल उठा। साथ ही अब जग्गू जी भी काफ़ी भयानक रूप से डर चुके थे। मगर मैं लगातार ड्राइव करता रहा। तभी अचानक से एक हाथ ने गाड़ी का कांच तोड़ दिया, जिस वजह से बहुत से कांच के टुकड़े गाड़ी के अंदर घुस गए और कुछ कांच मेरे हाथ में भी चुभ गए और मेरे हाथ से काफ़ी खून बहने लगा। मैं अपने खून को रोक पाने में असमर्थ था, क्योंकि एक तो मुझे ड्राइव करना पड़ रहा था। मुझे क्या पता था कि रात में उस कंटेनमेंट रोड से गुजरने का यह परिणाम होगा। मगर अभी तो मुझे किसी भी तरह हम दोनों की जान बचानी थी, इसलिए मैं गाड़ी को और भी तेज गति से भगाने लगा। लेकिन तभी पता नहीं कहां से मगर एक पत्थर आकर सीधा गाड़ी के बोनट पर लगा, जिस वजह से गाड़ी के बोनट के आगे बहुत सारा धुआं सा फैल गया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया कि आखिर इतना बड़ा पत्थर आखिर ऊपर कैसे गिरा। मगर आज कुछ भी हो सकता था, क्योंकि आज मैं हैवानियत की दुनिया में कदम रख चुका था। मेरी जान बिल्कुल मेरी हथेली पर थी। तभी गाड़ी एकदम से रुक गई। गाड़ी के रुकने की वजह से अब हमारे ऊपर खतरा और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। अब हमारा डर और भी ज़्यादा फैल रहा था। डर के मारे हमारी तो हालत पतली पड़ चुकी थी, मगर अब हम लोगों के पास उस गाड़ी से बाहर निकलने के अलावा कोई और चारा भी नहीं था। तो हम दोनों जल्दी से हमारा थोड़ा सामान लेकर गाड़ी से बाहर निकले और फिर वहां से भागने लगे। मगर अब हमारे कदम जम से गए थे। अब हम भागना तो दूर, वहां से चल भी नहीं पा रहे थे। तभी अचानक से हमने देखा कि हमारे पीछे से एक भयानक जीव काफी तेजी से बढ़ रहा था, जिसके बदन पर उसकी खोपड़ी नहीं थी। उसे देखकर मैं तो डर के मारे सहम सा गया और अब हमारे पीछे एक और भयानक हैवानियत शक्ति पड़ चुकी थी। मगर हम लोग पूरी कोशिश कर रहे थे कि हम किसी तरह यहाँ से निकल जाएं। मगर जब हम पीछे पलटे तो हम कार की तरफ आसानी से चल पा रहे थे। सच में यह बात हैरान कर देने वाली थी कि हम सामने तो नहीं चल पा रहे थे, लेकिन कार की तरफ आसानी से चल पा रहे थे। जब हमें कोई और रास्ता नहीं दिखा तो हम जाकर कार में बैठ गए। फिर मैं आगे जाकर कार का बोनट खोलने लगा, मगर उस पत्थर की चोट की वजह से बोनट के अंदर मोड़ पड़ गई, जिस वजह से वह बोनट ओपन नहीं हो रहा था। लेकिन मैं किसी तरह कोशिश करके उसे खोलने में कामयाब हुआ। जब बोनट के अंदर देखा तो उसके अंदर 2 तार हट चुके थे। मैंने किसी तरह उन्हें जोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी वह बोनट धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसकने लगा। मैं उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी किसी का हाथ मेरे मुंह पर लगा, जिस वजह से मैं जाकर उस सड़क से टकरा गया, जिस वजह से मेरे मुंह पर भी चोट लगी। लेकिन मैं किसी तरह उठने लगा, मगर तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरा पैर किसी ने पकड़ लिया हो। जब मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा तो मुझे वहां पर कोई नहीं दिखा और अब मेरा पैर भी मुझे ऐसा लगा कि किसी ने वापस छोड़ दिया हो। फिर मैं किसी तरह हिम्मत दिखाते हुए उठा और फिर सीधा कार के अंदर पहुंचा, मगर अभी भी कार का बोनट वैसे ही था जैसा मैं छोड़कर आया था। डर के मारे हम दोनों काफी घबरा चुके थे। तभी जग्गू जी ने मुझको बताया कि लोगों का कहना है कि यह कंटेनमेंट रोड बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मगर मुझे उस वक्त यह तो मुझे भी साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वह रोड बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और वह भी रात में। लेकिन एक चीज जो मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी, मुझे बार बार ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं इस मिठाई की वजह से हमें यह परेशानी उठानी पड़ रही है। तो मैंने यह बात जग्गू भाई को बताई। तो उसके बाद हमने तय किया कि अब हम इस मिठाई को यहाँ से दूर फेंक देंगे, लेकिन उसके लिए हमें कार से बाहर निकलना था। हमें उस कार से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं लग रहा था। ऐसे में हमें हिम्मत तो दिखानी होगी, और यही सोचकर
हमने वह प्लास्टिक की थैलियां उठाई और फिर हम दोनों कार से बाहर निकलने लगे। उस वक्त रात के लगभग 11:30 बज चुके थे। उस रात में एक अलग ही माहौल बना हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा सा बिखरा हुआ था। किसी की मदद मिलने की बिल्कुल भी संभावना नहीं थी। चारों ओर डर का माहौल था, मगर हम लोग हिम्मत जुटाते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन तभी एक आवाज जिसने हमारे पैर वहीं पर जमा कर रख दिए। वह आवाज दर्द से भरी हुई, वो किसी के चीखने की आवाज थी और वो आवाज काफी पतली भी थी, जिसे सुनकर मैं और जग्गू वहीं रुक गए। तभी हमें ऐसा लगा कि पीछे से कोई भागता हुआ हमारे करीब आ रहा है। फिर हम लोग पीछे की तरफ पलटे तो हमारे तो रोंगटे ही खड़े हो गए, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि हमारी तरफ सफेद साड़ी में लिपटी हुई एक भयानक औरत भागती हुई हमारे करीब आ रही है। उस औरत की हाइट लगभग 8 फुट की थी। साथ ही उसके बड़े बड़े दांत और भी ज्यादा डरा रहे थे। उसके कदम इतने लंबे थे कि वह पल भर में हमारे करीब पहुंच गए। उसकी खौफनाक शक्ल देखकर हमारे तो पसीने छूटने लगे। मगर तभी जग्गू ने समझदारी दिखाई और उस मिठाई को जंगल की तरफ फेंक दिया। और जैसे ही जग्गू ने उस मिठाई को जंगल की तरफ फेंका तो वो प्रेत उन प्लास्टिक की थैलियों के पीछे भागने लगी और अचानक से उस जंगल में खो गई। उसके बाद मैं और जग्गू भाई पैदल ही उस रास्ते से भागने लगे। मगर अभी भी हमारे पास थोड़ा सामान था, मगर हमारे पास अब मिठाई नहीं थी। हम लोग अभी भी भाग ही रहे थे कि तभी हमने देखा कि एक कार काफी तेज गति से आ रही है। वो कार हमारे बगल से निकल गई। शायद उस ड्राइवर को भी इस रोड के बारे में अच्छी तरह से मालूम था कि यह रोड कितनी खतरनाक है। मगर हम लोग लगातार भागने के बाद दिल्ली के उस कंटेनमेंट रोड को खत्म करके उस जगह पर पहुंचे जहां पर उस रोड का अंतिम छोर था। फिर मैंने अपना फ़ोन लगाया। पहले भी मैंने फ़ोन लगाने की बहुत कोशिश की थी, मगर उस वक्त हमें नेटवर्क नहीं मिला। मगर इस बार जब मैंने अपना फ़ोन निकाला तो फ़ोन के अंदर अब नेटवर्क भी आ चुका था। मैंने अपने मामा को फ़ोन लगाया और इस घटना के बारे में विस्तार से बताया तो मामा ने हमारे लिए एक गाड़ी भेज दी। मगर जब तक गाड़ी नहीं आई तब तक हम लोग इतने भयानक रूप से डरे हुए थे मानो अब कभी भी मौत से हमारा सामना हो सकता हो। और फिर कुछ देर बाद वहाँ पर गाड़ी भी पहुँच गई। गाड़ी के पहुँचने के बाद हम लोग सही सलामत अपने घर पहुँच गए और मेरे लिए मामा जी ने हमें उस रोड के बारे में बताया। और फिर मामा जी ने हमें बताया कि दरअसल दिल्ली का वह कंटेनमेंट रोड बहुत ही भयानक है। रात में वो प्रेतों का इलाका माना जाता है। उस जगह पर कई साल पहले मजदूर की हत्या कर दी गई थी और उसके बाद से लेकर आज तक वह रोड बिल्कुल श्रापित हो चुका है। उस रोड पर रात में कोई भी नहीं आता जाता और जो कोई भी जाता है तो उसे उनकी प्रेत आत्माओं से सामना करना पड़ता है। और फिर तुम लोगों के पास तो वैसे भी मिठाइयाँ थीं, तो वैसे भी वो सारी आत्माएं मिठाई की प्यासी होती हैं और यही वजह थी कि वो सब तुमसे आकर्षित हो गई। दोस्तों, उसके बाद मैं कभी भी उस कंटेनमेंट रोड पर नहीं जाता क्योंकि वह रोड हॉन्टेड रोड माना जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।